नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर हंसा शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 समाजशास्त्र का 13वां अध्याय प्रमुख समाजशास्त्री। इसमें ये जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें भारतीय समाजशास्त्री और पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनती है। इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें किसी विचारक की कोई किताब पूछी जा सकती है या कोई सिद्धांत पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है। थोड़ा सा ये फैक्ट है, तथ्य है जो आपको इसमें याद करने हैं। जो पहला समाजशास्त्री हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो है आपका ऑगस्ट कॉम्टे साहब। तो ऑगस्ट कॉम्टे साहब के बारे में हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कौन कौन सी किताबें लिखी है, उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है समाजशास्त्र को लेकर के। तो हमें पता है कि जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं वो कहाँ के निवासी है? वो फ्रांस के निवासी है, यूरोपीय समाजशास्त्री है। और जो समाजशास्त्र का जनक है वो किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है समाजशास्त्र का जनक। हमने पहले ये पढ़ लिया था कि 1838 में जो समाजशास्त्र का विकास किया वो किसने किया था? ऑगस्ट कॉम्ट ने किया था। तो देखिए, शुरू करते हैं कक्षा। सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट जन्म कब हुआ था इनका? 1798 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1857 में। तो इसमें देखिए, समाजशास्त्र का जनक इनको कहा जाता है और इनका जन्म फ्रांस के नगर मोंटेपेलियर में 19 जनवरी को 1798 में हुआ था और 1838 में समाजशास्त्र की इन्होंने स्थापना की थी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बनता है कि किसको जनक कहा जाता है, जन्म कहाँ पर हुआ था और समाजशास्त्र की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर हम देखते हैं इनकी रचनाएं। कोई एक रचना पूछी जा सकती है परीक्षा में, तो आपको एक बार इनको पढ़ लेना है। 2-4 बार जब आप पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगी, लिख लिख के याद करनी है महत्वपूर्ण किताबें। तो देखिए, ए प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये किताब है इनकी। अगली है पॉजिटिव फिलोसफी जो कि 1832-42 में आई थी। फिर है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, 1912 में लिखी गई थी। फिर है डिस्कोर्स ऑन दी पॉजिटिव स्पिरिट, 1844 में ये लिखी गई थी। और फिर है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि 1856 में लिखी गई थी। तो ये कुछ किताबें हैं जो आपको नोट्स के रूप में बनानी भी है और याद भी करना है। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये आपके लिए। इसके बाद हम देखते हैं इनका योगदान, कि इन्होंने क्या योगदान दिया है समाजशास्त्र में। तो इसमें देखिए, A prospectus of the scientific work required for the organization of society, ये इनकी किताब है। पॉजिटिव फिलोसफी और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, डिस्कोर्स ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये तो किताबें हैं। इसके अलावा कुछ और इनके योगदान भी है जो है, देखिए, चिंतन की 3 अवस्थाओं की बात इन्होंने की थी। चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई है कि कोई भी समाज है वो इन 3 अवस्थाओं से ही गुजर करके विकसित होता है। तो जो पहली अवस्था उन्होंने बताई है वो बताई है धार्मिक अवस्था। तो कोई भी समाज है वो सबसे पहले प्राचीन समय में धर्म को महत्व देता था और कोई भी घटना घटित होती थी तो वो ये मानते थे कि ईश्वर ये घटना ईश्वर के द्वारा की गई है और उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाते थे। तो हर चीज को धर्म से जोड़ करके देखा गया था। उसके बाद में तात्विक अवस्था आई जिसमें धर्म से उठ करके लोग तत्व के बारे में कुछ फैक्ट्स ढूंढने लगे कि नहीं, ये कारण इस तरह से है और ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा उनमें वैज्ञानिकता आने लगी। और अंतिम जो थी वो वैज्ञानिक अवस्था या प्रत्यक्षवादी अवस्था आई जिसमें हर घटना के पीछे कारण या तर्क ढूंढा जाने लगा और कोई भी घटना घटित होती थी तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही छुपा हुआ होता है। ये बात इसमें बताई गई थी। तो 3 अवस्थाओं की बात की है इन्होंने, ऑगस्ट कॉम्ट ने। फिर जो अगला इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो रहा है सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण और उनका संस्थरण। उन्होंने सामाजिक विज्ञानों के बारे में बताया है कि सामाजिक विज्ञानों का भी विकास हुआ है और जो समाजशास्त्र है वो सबसे अंत में विकसित विषय के रूप में रहा है। खगोलीय विज्ञान,
और उससे पहले गणितीय विज्ञान, ये सब आए, उसके बाद में समाजशास्त्र का विकास हुआ है। और अगला जो इनका योगदान है वो समाजशास्त्र एक नवीन विषय के रूप में बताया गया है कि जो सबसे अंतिम स्तर का विषय कोई उदय हुआ है वो हुआ है समाजशास्त्र, जिनका एक इतिहास बहुत ही प्राचीन से नवीनता की ओर रहा है। इसके बाद इनका जो योगदान है अगला आता है सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान की बात ये करते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है वो स्थैतिकी और गतिकी दो भागों में बांटते हैं सामाजिक विज्ञान को। तो ये इनका योगदान रहा है। फिर मानवता का धर्म की इन्होंने बात की और एक प्रत्यक्षवाद की इन्होंने बात की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो ऑगस्ट कॉम्टे ने हमें समझाया था। फिर देखिए चिंतन की 3 अवस्थाओं की जो इन्होंने बात की थी, जिसमें हम बात करते हैं कि धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इन्होंने जो पहली अवस्था बताई थी चिंतन की, वो क्या बताई थी? धार्मिक अवस्था, धर्मशास्त्रीय अवस्था। इसको हम अलौकिक सत्ता में विश्वास से जोड़ सकते हैं कि ये जो अवस्था थी वो अलौकिक सत्ता में विश्वास था, ईश्वरीय विश्वास था, जिसको हमने आंखों से देखा नहीं है लेकिन फिर भी हम उसमें विश्वास करते हैं। तो अलौकिक सत्ता में विश्वास की बात ये सिद्धांत करता है। और इसके 3 भाग इन्होंने बताए हैं। पहला बताया है प्रेतवाद, दूसरा बताया बहुदेववाद और तीसरा एकेश्वरवाद। तो शुरुआत जो हुई थी वो प्रेतवाद से हुई थी, धर्मशास्त्रीय अवस्था की। ये जो प्रेतवाद था ये प्रारंभिक अवस्था थी और इसमें प्रत्येक जड़ वस्तु में जीवन पाया जाता है, ऐसी मान्यता थी कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ पौधे हो या फिर मिट्टी हो, पहाड़ हो, सभी में जीवन पाया जाता है, कोई भी निर्जीव नहीं होता है। ये सिद्धांत, प्रेतवाद का सिद्धांत ऐसा मानता था। फिर है सभी अलौकिक शक्तियां इनको निर्जीव वस्तुओं को परिचालित करती रहती है। ये जो अलौकिक सत्ता में विश्वास की बात करता है ये सिद्धांत, तो ये कहता है कि सभी प्रकार की जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं तो इनको परिचालित करने का काम कौन करता है? ये जो अलौकिक सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, वो इन सभी वस्तुओं को, सभी जीवों को संचालित करती रहती है। फिर इसके बाद में प्रेतवाद से आगे चल करके आ जाता है बहुदेववाद। बहुदेव का मतलब होता है बहुत सारे देवता होना। तो बहुत सारे जब देवता हो जाते हैं, जिस व्यक्ति को जो देवता अच्छे लगते हैं, जिसमें विश्वास हो जाता है, वो व्यक्ति उसी को मानना शुरू कर देता है। तो ये बहुदेववाद की बात होती है। इसमें विभिन्न देवता होते हैं, विभिन्न शक्तियां और विभिन्न विभाग हर देवता का होता है। हर देवता की अलग अलग शक्तियां होती है। जल देवता, प्रकाश के देवता सूर्य, जल देवता, पवन देवता, वायु देवता, वर्षा के देवता, सब प्रकार के देवता इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो सब अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं। तो ये विभिन्न देवताओं की बात करता है। फिर यहीं से आगे चल करके एक नया सिद्धांत बन जाता है, वो है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद जो है वो तात्कालिक मतलब आगे चल करके कालांतर समय में बनता जाता है। शुरू में आया प्रेतवाद, फिर आया बहुदेववाद और अंतिम जो अवस्था आई थी वो एकेश्वरवाद की अवस्था थी। और इसमें ये कहा गया कि सारे के सारे देवता अलग अलग ना होकर के एक ही होता है। जो महत्वपूर्ण सत्ता होती है वो एक केंद्रित सत्ता होती है। पूरी शक्तियां एक देवता में, एक ईश्वर में ही निहित होती है। तो वो एक ईश्वर परम सत्ता की बात करता है ये सिद्धांत। और बौद्धिक विकास का परिणाम एकेश्वरवाद को माना गया है कि व्यक्ति का जब दिमाग का विकास हो गया, सोचने की शक्ति, तार्किक क्षमता का विकास हो गया, तो वो व्यक्ति एक ईश्वर की बात करने लगा। वो ये कहने लगा कि ईश्वर बहुत सारे नहीं होते हैं बल्कि एक ही होता है। इसके बाद में दूसरी अवस्था जो आती है वो आती है तात्विक अवस्था या अमूर्त अवस्था, हम इसको कह सकते हैं। दिखाई नहीं देता है तात्विक अवस्था। संसार की सभी घटनाएं अमूर्त अलौकिक सत्ता द्वारा ही परिचालित होती है। एक अमूर्त और अलौकिक सत्ता होती है। इस सिद्धांत में ये माना गया था कि ईश्वरीय सत्ता होती है वो दिखती नहीं है, अलौकिक होती है, अमूर्त होती है, लेकिन सारी की सारी घटनाओं को कौन संचालित करता है? ईश्वर संचालित करता है, अलौकिक सत्ता द्वारा संचालित होती है। प्रत्येक जीव एवं वस्तु के पीछे एक मूर्त ईश्वर होता है। कोई भी जीव है या कोई भी वस्तु है, उसको चला कौन रहा है? एक साक्षात ईश्वर चला रहा है, मूर्त ईश्वर चला रहा है। और ये जो है वो ये कहते हैं कि हर वस्तु अपने आप कार्य नहीं करती है बल्कि किसकी इच्छा से करती है? ईश्वरीय इच्छा से कार्य करती है। ये आपका आ गया तात्विक अवस्था या अमूर्त अवस्था, इसको हम कह सकते हैं। फिर तीसरी अवस्था की बात इसमें की गई है वो है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था।
जो कि बिल्कुल तथ्यों पर, तर्कों पर आधारित अवस्था है, प्रत्यक्षवाद पर आधारित अवस्था है, जो कालांतर में विकसित हुई है। तो इसमें तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित पद्धति की बात की गई है। अवलोकन पद्धति, परीक्षण पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति, ये 4 प्रकार की पद्धतियां इन्होंने बताई है कि कोई भी कार्य घटना घटित होती है तो सबसे पहले उसमें अवलोकन किया जाएगा, फिर उसका परीक्षण किया जाएगा, फिर तुलना की जाएगी और फिर उसके ऐतिहासिक आधार पर अध्ययन किया जाएगा। तब हम उस घटना के एक महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर पहुंचेंगे, एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ये घटना क्यों घटित हुई है। तो अंतिम अवस्था जो आती है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था की, ये लोग बात करते हैं। अब आगे हम आते हैं कार्ल मार्क्स पे। हमने ऑगस्ट कॉम्ट पढ़ा है। ऑगस्ट कॉम्ट के बाद में जो महत्वपूर्ण विचारक है वो है कार्ल मार्क्स। तो देखिए कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे और इनका जो जन्म है, जो जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण विचारक है ये। और इन्होंने 1824 में पूरे परिवार ने यहूदी धर्म त्याग करके ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। महत्वपूर्ण बात है, कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? ईसाई धर्म में आ गए थे कार्ल मार्क्स। फिर 1835 में बोन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए इन मार्क्स को भेजा गया था। कौन से विश्वविद्यालय में? बोन विश्वविद्यालय में। और 1835 की ये बात है, ये उच्च शिक्षा में अध्ययन करने के लिए चले गए थे। इसके पश्चात है 1841 में जैना विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? जैना विश्वविद्यालय से। शोध विषय क्या था इनका जिस पे इन्होंने कार्य किया था, पीएचडी की थी? वो थी एपिक्यूरस तथा डेमोक्राइट्स के भौतिकवाद का आलोचनात्मक विवेचन इन्होंने किया था। और 1844 में फ्रेडरिक एंजिल्स से इनकी मुलाकात हुई, जो इनके बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। एंजिल्स कब मुलाकात हुई थी इनकी? 1844। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो इन्होंने दोनों दोस्तों ने मिलकर के लिखे थे। क्रिटिसिज्म ऑफ हेगेलियन फिलॉसफी ऑफ राइट, ये इनकी एक किताब है। इनकी सारी किताबें इस प्रकार से हैं। ऑन द जुराइक्वेरियन इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में लिखी गई थी। द हॉली फैमिली, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में लिखी गई थी। ये महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं, ये आपको याद भी करनी है। और बहुत सारी किताबें हैं। अगली है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1847 में लिखी गई थी। ए कॉन्ट्रीब्यूशन द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखी गई थी। द जर्मन आइडियोलॉजी 1845-46 में लिखी गई थी। द गोथा प्रोग्राम, सिविल वॉर इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में लिखी गई थी। और रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ये महत्वपूर्ण किताब है। और दास कैपिटल 1867 में लिखी गई थी। दास कैपिटल, ये किताबें आपको याद करनी है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी। इसके बाद आपके कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्रीय योगदान आ जाता है। इसको आप देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था इन्होंने समाजशास्त्र में। तो पहली बात आती है द्वंदात्मक भौतिकवाद की। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। फिर इतिहास की आर्थिक व्याख्या इन्होंने की थी। हर एक कार्य के पीछे इन्होंने ये कहा था कि समाज का विकास जो है वो किस पे निर्भर करता है? इतिहास पर, अर्थशास्त्र पर, अर्थात आर्थिक विकास पर ही समाज का विकास निर्भर करता है। आर्थिक क्रिया को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। साथ ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया। पूंजीवादी व्याख्या का विश्लेषण और भविष्य के संबंध में अपने विचार इन्होंने लिखे थे। और साथ ही राज्य और शासन संबंधी धारणा की बात इन्होंने की थी। प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा इन्होंने दी। साम्यवाद की बात की, परिवर्तन का सिद्धांत दिया और अलगाव का सिद्धांत। ये सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, अलगाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, या फिर परिवर्तन का सिद्धांत मार्क्स के अनुसार क्या है। तो आर्थिक क्रिया को परिवर्तन का महत्वपूर्ण सिद्धांत वो मानते हैं। फिर मार्क्स जो है, इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो क्या है वर्ग संघर्ष, क्या कहते हैं वो ये कहते हैं
की पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल। इन्होंने इस पुस्तक में ये कहा है कि अभी तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अर्थात मानव के अस्तित्व के बाद जितने भी समाज आए हैं, जितने भी समाज रहे हैं, उन सभी समाजों में वर्ग रहे हैं और उन वर्गों में संघर्ष भी रहा है। यह वर्ग मालिक, गुलाम, राजा, प्रजा, जमींदार, कृषक, पूंजीपति, श्रमिक आदि का रहा है। जो भी समाज आया हो अब तक, समाज बदलता रहा है और हर बार में, हर काल में जो भी समाज रहा है उसमें वर्ग रहे हैं। और वर्ग कितने रहे हैं? 2 वर्ग रहे हैं। और उन दोनों वर्गों में हमेशा ही क्या रहा है? संघर्ष होता रहा है। और संघर्ष के बाद में जो शक्तिशाली वर्ग होता है वो जीत जाता है, कमजोर वर्ग वहां से हट जाता है, रिप्लेस होता है, नया वर्ग बनता है। और इस तरह से वर्ग संघर्ष चलता रहता है हर समाज में। फिर इन्होंने वर्ग में क्या बताया है कि मार्क्स वर्गों का आधार सामाजिक या धार्मिक नहीं मानते हैं। वे किसको मानते हैं महत्वपूर्ण आधार? आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। अर्थव्यवस्था, मैंने जैसा अभी पहले बताया कि आर्थिक आधार ही बेस है उनका, अर्थात अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हैं, आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं, आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई भी समाज अगर बदल रहा है तो आर्थिक क्रियाओं की वजह से ही बदल रहा है। फिर वर्ग चेतना इन्होंने बताई है कि वर्ग संघर्ष क्यों होता है। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि वर्ग चेतना आती है लोगों में, अपने वर्ग के लोगों में। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं, तो उनमें वर्ग को लेकर के जागरूकता आ जाती है। इसमें इन्होंने एक अवधारणा की बात की, क्लास इन इटसेल्फ, अपने आप में वर्ग, अपने आप में वर्ग की बात की है कि अपने आप में जो वर्ग है उसका क्या मतलब होता है कि जब किसी कार्य को करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें यह चेतना आ जाती है कि हम एक ही तरीके के कार्य या पेशे में हैं, तो इस तरह के समूह अपने आप में वर्ग हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, तो उनमें एक सामूहिकता की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनमें चेतना आ जाती है कि हम एक ही इकाई के जुड़े हुए हैं। और वो एक जो संगठन होता है वो क्या कहलाता है? अपने आप में वर्ग या क्लास इन इटसेल्फ कहलाता है। लोग आपस में जुड़ जाते हैं, उस कार्य को लेकर के संगठित हो जाते हैं। कोई भी कार्य जो लोग करते हैं, किसी कार्य को करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें ये चेतना आ जाती है कि हम एक ही तरीके के कार्य में लगे हुए हैं और इस तरह से वो एक हो जाते हैं। फिर आ जाता है क्लास फॉर इटसेल्फ, अपने लिए वर्ग। दूसरी बात आ जाती है इसी में, वर्ग चेतना में, अपने लिए वर्ग या क्लास फॉर इटसेल्फ। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब किसी कार्य या व्यवसाय करने वाले अपने आप को उस वर्ग के लिए समर्पित करते हैं, एक उसमें तो जो क्लास इन इटसेल्फ है, अपने आप में वर्ग है, उसमें तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो ये जान जाते हैं कि हम सब एक ही कार्य में लगे हुए हैं। जबकि इसमें क्या होता है, उस वर्ग के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। कोई भी एक समूह होता है तो समूह के लिए खुद का बलिदान कर देते हैं, तो इसको कहते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ। तथा वर्ग के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो इसे अपने आप के लिए वर्ग या क्लास फॉर इटसेल्फ कहा जाता है। बहुत ज्यादा त्याग और समर्पण की भावना आ जाती है। जैसे राष्ट्रभक्ति की भावना किसी व्यक्ति में होती है तो राष्ट्र अपने आप में एक वर्ग है और अन्य जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो इसके प्रति इतने वफादार होते हैं कि अपने प्राणों की बलि भी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो बलिदान वाली बात आ जाती है वो क्लास फॉर इटसेल्फ में आ जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला, समाज में वर्गों का निर्माण। तो आदिम साम्यवादी समाज में वर्ग है। पहला जो समाज है, कुछ समाजों की बात इन्होंने, मार्क्स ने बताई है, तो उसमें जो पहला बताया आदिम साम्यवादी समाज बताया, उसमें भी 2 वर्ग रहे हैं। आदिम साम्यवादी समाज, इसमें कोई वर्ग नहीं रहा है, इसमें वर्ग नहीं था, ये वर्ग विहीन समाज रहा आदिम साम्यवादी समाज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहले अवस्था, प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें व्यक्ति के पास कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी और वो जंगलों में ही रहता था, प्राकृतिक जीवन जीता था, नदियों के किनारे रहता था और जंगली कंदमूल फल खा करके ही अपना गुजारा कर लेता था। तो उसमें संपत्ति जैसी कोई वस्तु नहीं थी और लोगों में इस तरह की कोई बात नहीं थी। बाद में आगे चल करके अगला जो युग आया था वो दासत्व युग आया था, तो इसमें वर्गों का उदय होने लगा। इसमें दास का और राजा का, जो राजा होता था, शासक होता था, वो अपने अधीन बहुत सारे दास रखता था। तो इसमें शासक और दास जो है वो एक वर्ग आ गया।
इसको मालिक भी कह सकते हैं, जो शासक होगा ना वो मालिक भी हो सकता है। मालिक और दास का एक वर्ग आ गया था। फिर आता है सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज में भी जो सामंत लोग होते थे अर्थात जमींदार लोग होते हैं, जमींदारों के यहाँ श्रमिक काम करते थे, तो यहाँ पे एक जमींदार और श्रमिक, जमींदार श्रमिक का वर्ग पैदा हो गया इसमें। इसके पास जमीन होती थी सामंती लोगों के पास में, और जो गरीब लोग होते थे वो उनके यहाँ पे काम करने आते थे। फिर पूंजीवादी समाज की बात करता है मार्क्स, तो वो ये कहता है कि जो पूंजीवादी समाज आया उसमें एक तो सर्वहारा आया और एक बुजुर्गा वर्ग आया, पूंजीपति हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, बुजुर्गा। और इसके साथ में दूसरा जो वर्ग आया था वो कौन सा आया था, सर्वहारा। सर्वहारा वर्ग, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सर्वहारा वर्ग को ही हम श्रमिक वर्ग भी कह सकते हैं। तो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये 4 प्रकार इन्होंने बताया। इसके बाद में अगली बात हम करते हैं एमाइल दुर्खिम की। दुर्खिम भी महत्वपूर्ण विचारक कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं समाज के लिए, और इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1858 फ्रांस के नगर एपिनल में हुआ था। और ये किस परिवार से संबंधित थे, यहूदी परिवार से ये जुड़े हुए थे। 1893 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, श्रम विभाजन। इस विषय पर इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से क्या किया था, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने पीएचडी करी थी श्रम विभाजन पर। कब की थी, 1893 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 16 नवंबर 1917 में दुर्खिम की मृत्यु हो गई थी। ये इनकी जीवनी थी। अब इसके बाद में इनकी किताबें देखिए। पहली जो बुक थी इनकी, जो मैंने अभी बताई है, जिसपे इन्होंने डॉक्टरेट का जो उपाधि है वो प्राप्त की, वो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में, समाज में श्रम विभाजन। दूसरी बात आ जाती है इनकी किताब द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, 1895 में इनकी दूसरी महत्वपूर्ण किताब लिखी गई थी। फिर है द सुसाइड। सुसाइड क्या है, आत्महत्या का सिद्धांत उसमें है कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, क्या महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो उन्होंने सामाजिक तथ्यों को महत्वपूर्ण माना है कि समाज एक ऐसा तथ्य होता है जिसकी वजह से ही व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। 1897 में ये किताब लिखी, जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है इनकी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। 1912 में लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और साथ ही साथ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में इन्होंने लिखी। ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं और ये कई एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। फिर आती है सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी 1924 में लिखी गई, मॉरल एजुकेशन 1925 में, द सोशियोलॉजियम 1928 में, द इवोल्यूशन ऑफ पेडागोलॉजी इन फ्रांस 1938 में लिखी गई, लैकस द सोशियोलॉजी 1950 में लिखी गई, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो 1953 में लिखी गई, और प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955 में लिखी गई महत्वपूर्ण किताबें हैं। ये किताबें आपको याद करनी है। इसके बाद देखिए इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है। तो इन्होंने सबसे जो पहली बात बताई वो पद्धति शास्त्र की बात बताई है। पद्धति शास्त्र का ये महत्वपूर्ण महत्व मानते हैं कि जो समाज शास्त्र है वो एक पद्धति शास्त्र है, और समाज में धर्म विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। टोटमिज्म की बात इन्होंने की। फिर सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने दिया, धर्म का सिद्धांत दिया, ज्ञान का समाजशास्त्र और मूल्यों का समाजशास्त्र इन्होंने बताया है, और इसके साथ ही साथ नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने बताया है। सामूहिक चेतना की अवधारणा की बात ये करते हैं, और सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा की बात करते हैं। सामाजिक तथ्यों की अवधारणा इन्होंने बताई है, और सामाजिक एकता की अवधारणा की ये बात करते हैं। आदर्शहीनता की अवधारणा, अपराध एवं कानून की अवधारणा, साथ ही प्रकार्यवाद की अवधारणा भी इन्होंने दी है। ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिन पर जो एमाइल दुर्खिम है उन्होंने अपने लेख लिखे हैं, किताबें लिखी है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे कोर्स में ज़्यादा अच्छे से डिटेल से दिया हुआ है, वो है श्रम विभाजन के कारण। जो पहली किताब लिखी थी उन्होंने समाज में श्रम विभाजन,
तो हम उनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे। और सारे के सारे सिद्धांत वो सिर्फ आपको याद करने हैं, वो आपको बहुत सारे डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वो सिलेबस में डिटेल में आपके नहीं है। आपकी किताब में अगर पूछा जाएगा तो उनका नाम पूछा जाएगा जो आपको याद करना है। अब इसमें देखिए श्रम विभाजन का क्या कारण माना है। पहले तो श्रम विभाजन है क्या, तो दुर्खिम ये बताता है कि समाज में सभी के कार्यों का विभाजन पाया जाता है। स्त्री पुरुष बच्चे सबको अपना अपना कार्य मिला हुआ है। हर व्यक्ति अपने विभाजन के अनुसार कार्य करता है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कार्य करता है, क्षमता के अनुसार कार्य करता है। और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों किया गया है समाज में श्रम विभाजन? तो समाज में एक संतुलन बनाए रखने के लिए श्रम विभाजन किया गया है। और जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि इतनी ज्यादा हो गई है कि श्रम विभाजन होना अनिवार्य हो गया है। बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत ज्यादा घनत्व हो गया है, तो उसमें बैलेंस तभी हो पाएगा जब लोगों को सबके अपने अपने कार्य बांट दिए जाए। और कार्यों के बंटवारे के कारण ही पूरा का पूरा समाज क्या होता है, बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। फिर है दो बात करता है ये जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि को लेकर के, कि एक तो भौतिक घनत्व में वृद्धि हुई है और नैतिक घनत्व में क्या हुआ है, परिवर्तन आया है। जो भौतिक घनत्व की बात करता है, ये क्या होता है भौतिक घनत्व? तो कम स्थान पर बहुत सारे लोग रहने लगे हैं। समाज में श्रम विभाजन का कारण क्या बताया, भौतिक घनत्व। भौतिक घनत्व से मतलब होता है कि समाज में जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बहुत सारे लोग रहने लग गए हैं। और नैतिक घनत्व की बात करता है, नैतिक में ये कहता है कि जो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, भौतिक घनत्व के कारण लोगों में अंतःक्रिया बढ़ती जाती है। ये जो भौतिक घनत्व है वो इतना ज्यादा हो गया है कि इनमें जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं, और ज्यादा लोग रहते हैं तो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने से क्या होता है, अंतःक्रिया बढ़ती जाती है। तो ये इन्होंने नैतिक घनत्व का नाम दिया है, अंतःक्रिया का बढ़ जाना। अंतःक्रिया का बढ़ना क्या हुआ, नैतिक घनत्व की बात करता है। फिर आ जाता है आपके पैतृकता का घटता प्रभाव। जो श्रम विभाजन का अन्य कारण बताया है वो ये बताया है कि पहले पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, तो समाज एकदम सरल समाज होते थे। आदिम समाज की बात करता है तो आदिम समाज कैसे थे, परंपरागत थे, सरल समाज थे। उसमें किसी भी प्रकार से कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती थी, बल्कि समानता पाई जाती थी। तो इस वजह से जो वहां पैतृकता का प्रभाव क्या था, ज्यादा था। पुराने समाजों की अगर हम बात करते हैं, आदिम समाजों की, तो वहां पर परंपरागत समाजों में पैतृकता का, पुरुष प्रधान समाज का प्रभाव ज्यादा था। लेकिन आधुनिक समाजों में क्या हो रहा है, पुरुष प्रधान समाज घटता जा रहा है, और अब स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार बराबर होता है परिवार में, इसलिए पुरुषों का या पैतृकता का प्रभाव कम होता जा रहा है। जब पैतृकता क्षीण होती है तो श्रम विभाजन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, पहले पैतृकता अधिक थी, आदिम समाजों में ज्यादा पैतृकता थी, तो वहां पर श्रम विभाजन न के बराबर था और समानता थी। लोगों में एक जैसी रुचियां, आदतें पाई जाती थी, कार्य भी एक जैसे हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, अब पैतृकता का प्रभाव कम हो गया है। अर्थात घर का जो मुखिया होता है, पिता होता है, पुरुष होता है, उसका प्रभाव कम हो गया है घरों में। इस वजह से जो श्रम विभाजन है अब वो बढ़ गया है। महिलाएं भी कार्य कर रही है, बच्चे भी कार्य कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त लिए हुए हैं, और समाज में कार्यों की विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा है श्रम विभाजन के परिणाम क्या क्या निकलते हैं, तो देखिए प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण उत्पन्न हो जाता है। लोग, प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता मतलब बहुत सारे प्रकार्य करने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं, और उनमें विशेषीकरण, किसी भी कार्य को करने की विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है, उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है और वो अच्छे से किसी कार्य को कर पाते हैं। फिर है सभ्यता का विकास होता है, जब बहुत ज्यादा प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता हो जाती है और साथ ही साथ कार्यों का विशेषीकरण या विशेषज्ञता लोगों पे आ जाती है, तो इसकी वजह से जो हमारी सभ्यताएं होती है वो सभ्यताएं क्या होती है, आगे बढ़ने लग जाती है। फिर है सामाजिक प्रगति होती है, बिल्कुल सही है। जब भी प्रकार्यात्मक प्रगति होगी तो प्रकार्यात्मक प्रगति की वजह से क्या होगा, समाज विकसित होगा और सामाजिक प्रगति भी होने लगेगी, और नवीन समूहों की उत्पत्ति और अंतर्निर्भरता आपस में बढ़ जाती है। जो नए नए समूह बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, उनकी उत्पत्ति होती जाएगी, और ये जो ग्रुप होंगे वो एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ते जाएंगे, और अंतर्निर्भरता, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। फिर हम देखते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा। जो इसकी विचारधारा है,
ये जो पैतृकता का प्रभाव घट रहा है, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, हर व्यक्ति स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, इसीलिए व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रभुत्व बढ़ता चला जाएगा और प्रतिकारी कानून एवं नैतिक दबाव लोगों पर बना रहेगा। कानून जो होगा, प्रतिकारी कानून, किसी संस्था के द्वारा कोई भी जुर्म होता है तो उसको रोक दिया जाना, प्रतिकारी कानून, सुधारवादी कानून बनते चले जाएंगे और लोगों के ऊपर नैतिक दबाव बना रहेगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे लिए कानून बना हुआ है, दंड के लिए प्रावधान है। और सावयवी सामाजिक एकता बनती चली जाएगी, क्योंकि ये जो समाज है, दुर्खिम उसको क्या मानता है, एक शरीर सदृश मानता है। जिस तरह से शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, शरीर सदृश समाज की बात करता है, ये शरीर के समान समाज है। और जिस तरह से समाज के अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से शरीर के अंग जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही क्या है, समाज भी एक दूसरे पर निर्भर है। समाज के सारे अंग एक दूसरे पर निर्भर है, जुड़े हुए हैं। अगर एक अंग के भी कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो पूरा का पूरा जो ढांचा है, चाहे वो शरीर का ढांचा हो, चाहे वो समाज का ढांचा हो, पूरा स्ट्रक्चर ही प्रभावित होता है। अगर कहीं भी एक जगह कोई समस्या आ जाती है तो सावयवी सामाजिक एकता का विकास होता है। ऐसा कौन कहता है, दुर्खिम कहता है। फिर उसके बाद बात होती है मैक्स वेबर की। दुर्खिम हमने पढ़ लिया है, उसके बाद मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या, जो मैक्स वेबर है वो भी कहाँ के विचारक है, जर्मनी के विचारक है। जर्मनी में अप्रैल 1864 में इनके इरफूट, जर्मनी के इरफूट ढिग्रिया में इनका जन्म हुआ था। और 1893 में मैक्स वेबर का विवाह किससे हुआ था, मैरियल रिनटजर से हुआ था। 14 जून 1920 को इनका देहांत हो गया था। मैक्स वेबर ने भी समाज शास्त्र में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनकी कुछ किताबें रही हैं, देखिए कौन कौन सी है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904-05 में लिखी गई किताब है, बेहद महत्वपूर्ण किताब है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, आपको इसको याद कर लेना है। तो महत्वपूर्ण किताब है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1904 और 5 में लिखी गई थी। उसके बाद है धर्म का समाजशास्त्र। धर्म के समाजशास्त्र में भी इन्होंने धर्म के बारे में बताया है और इन्होंने 6 प्रकार के धर्मों की बात की थी और उनके बारे में बड़ी विस्तृत व्याख्या की है। फिर हिंदू सोशल सिस्टम 1950 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी। द रिलीजन ऑफ चाइना 1951 में लिखी है। द एंशियंट जुडाइज्म 1952 में लिखी है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1927 में लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण किताब है। इसके बाद है एसेज इन सोशियोलॉजी 1946 में इन्होंने लिखी है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1946 में लिखी है। द सिटी महत्वपूर्ण किताब है, 1913 में इन्होंने लिखी। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1911 में लिखी है। द नेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक 1912 में लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण किताब है। इसके बाद इनका महत्वपूर्ण योगदान आ जाता है मैक्स वेबर का, कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया था समाजशास्त्र में। सारी किताबें देखने के बाद हम पढ़ेंगे इनका योगदान। तो देखिए, जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो इन्होंने दिया है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, कि सामाजिक क्रिया क्या होती है। ये आपके सिलेबस में डिटेल से दे रखी है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। फिर दूसरा है नौकरशाही का सिद्धांत इन्होंने बताया है। फिर आदर्श प्रारूप की अवधारणा इन्होंने दी है। सत्ता की अवधारणा दी है कि सत्ता क्या होती है। सामाजिक वर्ग और परिस्थिति की बात भी इन्होंने की है। पद्धति शास्त्र भी इन्होंने बताया, जो दुर्खिम ने भी समाज में पद्धति शास्त्र की बात की है, तो मैक्स वेबर ने भी पद्धति शास्त्र की बात की है। और धर्म का समाजशास्त्र, इसके बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया था, जो कि दुर्खिम ने भी किया था। तो दुर्खिम और इनकी रचनाएं दोनों एक जैसी ही है। इसके बाद है इनकी विशेषताएं। जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, तो उसमें एक सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया है और सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं इन्होंने बताई है। तो देखिए, सामाजिक क्रिया भूत, वर्तमान और भविष्य से प्रभावित होता है। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया है वो इन्होंने ये कहा कि कोई भी क्रिया जो समाज में रह के की जाती है तो उसको हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। सामाजिक क्रिया किसको कहेंगे, क्या क्या विशेषताएं होगी सामाजिक क्रिया की। तो पहली जो विशेषता इन्होंने बताई है वो ये बताई है कि सामाजिक क्रिया भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों परिस्थितियों से कैसी होनी चाहिए, प्रभावित होनी चाहिए।
दूसरी बात इन्होंने बताई है कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि समाज में कोई भी कार्य हो रहा है तो वो सामाजिक क्रिया है, बल्कि इसके लिए कुछ परिस्थितियां होना जरूरी होता है। प्रत्येक संपर्क जो होगा लोगों का वो भी क्या नहीं होगा, सामाजिक क्रिया नहीं हो सकता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आ सकता है। फिर इन्होंने बताया कि जो सामाजिक क्रिया है वो क्या होनी चाहिए, सामाजिक क्रिया होनी चाहिए जिससे सामने वाला क्रिया की प्रतिक्रिया करे। एक व्यक्ति किसी को कुछ कहता है तो उसके बदले में दूसरा कुछ उत्तर दे तो वो सामाजिक क्रिया होगी। अन्यथा अगर सिंपल सा संपर्क हो गया, लोगों से मिलना देखना और बिना बोले कोई व्यक्ति निकल गया, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती है। और इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं देखिए। पहला तार्किक क्रिया बताइए। कोई इंजीनियर हो, अगर वो कोई पुल बना रहा है अर्थात वो अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्रिया कैसी होगी, वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी तरह से कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठ करके पेपर हल कर रहा है, कोई गणितज्ञ गणित का कार्य कर रहा है, या कोई साइंटिस्ट है वो कुछ भी नया खोज कर रहा है, तो ये सारी क्रियाएं क्या होगी, ये क्रियाएं तार्किक क्रिया की श्रेणी में ही आती है। दूसरी क्रिया इन्होंने बताई मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक जो क्रिया होती है नैतिकता और धर्म पर आधारित होती है। इसमें नैतिकता जुड़ी हुई होती है, जैसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, दूसरों को बचाना। अगर जैसे जहाज का उदाहरण दिया है कि जहाज एक डूब रहा हो तो जो वो कप्तान होगा वो क्या करेगा, वो जहाज को छोड़ के भागेगा नहीं, खुद के प्राण नहीं बचाएगा। वो क्या करेगा, पहले जहाज में बैठे हुए यात्रियों को बचाएगा, फिर वो खुद को बचाएगा बाद में। इस तरह से उसकी नैतिकता महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद है भावनात्मक क्रिया। भावनात्मक क्रिया जो संवेग है, भावनाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध में आकर के कोई निर्णय ले लेता है तो वो भावनात्मक क्रिया होगी। और अगली है परंपरागत क्रिया। कोई भी क्रिया जो लंबे समय से चली आ रही है, जैसे मृत्यु भोज हो, बाल विवाह हो, इस तरह की क्रिया हो जो एक लंबे समय से चली आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परंपरागत क्रिया की श्रेणी में वो आ जाएगी। तो ये 4 क्रियाएं उन्होंने सामाजिक क्रियाएं बताई हैं। फिर है आपके गोविंद सदाशिव घूरिये। अभी जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे पाश्चात्य समाजशास्त्री। इसके बाद आ जाते हैं हमारे भारतीय समाजशास्त्री कौन कौन से रहे हैं। तो देखिए, पहला हम पढ़ेंगे गोविंद सदाशिव घूरिये, जिनको हम GS घूरिये भी कहते हैं। तो GS घूरिये 1893 में इनका जन्म हुआ था, 1983 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो भारतीय समाजशास्त्र का इनको जनक कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है मोस्ट, वो भारतीय समाजशास्त्र का जनक। पहले हम यूरोपीय समाजशास्त्र में बात करते हैं तो पहले जो समाजशास्त्री हुए थे ऑगस्ट कॉम्ट, तो उनको समाजशास्त्र का जनक तो कहते हैं। भारत में नहीं, सिर्फ समाजशास्त्र का जनक अगर प्रश्न आता है तो आपको ऑगस्ट कॉम्ट लिखना है। लेकिन भारतीय शब्द आ जाता है, भारतीय समाजशास्त्र का जनक, तो कौन आएगा, GS घूरिये ही आएगा, गोविंद सदाशिव घूरिये। जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1893 को हुआ था, महाराष्ट्र के मालवा में हुआ था और ब्राह्मणों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं रेस एंड कास्ट इन इंडिया। इस पर इन्होंने क्या की थी, डॉक्टरेट की उपाधि ली थी, PhD की थी। रेस एंड कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति और प्रजाति के बारे में इनका शोध प्रबंध लिखा गया था। फिर 1924 में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के ये रीडर बने और फिर बाद में आगे चल के विभागाध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। फिर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है देखिए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में लिखी गई थी। सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल 1938 में लिखी गई थी। द एबोरिजिनल्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में लिखी गई पुस्तक। आफ्टर ए सेंचुरी एंड ए क्वार्टर 1960 में लिखी गई। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन महत्वपूर्ण किताब है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये 1961 में लिखी गई है। ये महत्वपूर्ण किताबें हैं कुछ जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। इसके बाद में देखिए आगे
अगली किताब है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, 1962 की किताब है। सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962 में किताब लिखी गई थी, दोनों 1962 की है। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1963 में, द महादेव कोलीज 1963 में लिखी गई किताब है। इसके बाद में आती है अगली एनाटोमी ऑफ ए रूरल कम्युनिटी 1963 में लिखी गई पुस्तक है। द इंडियन साधुस 1964 में लिखी गई पुस्तक आती है। और अगली आती है सोशल टेंशंस इन इंडिया 1968 में लिखी हुई पुस्तक आती है। तो ये सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें हम सामाजिक तनाव की बात ले सकते हैं, भारतीय साधुओं की बात ले सकते हैं, या फिर ये महादेव कोलीज की बात ले सकते हैं, सिविलाइजेशन की बात ले सकते हैं। इसी तरह से जाति, प्रजाति, परिवार, ये सारी जो थी, इन सब के बारे में इन्होंने अपने महत्वपूर्ण अध्ययन का केंद्र बिंदु रखा था। अगला है आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन 1973, विदर इंडिया 1974, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी 1978, वैदिक इंडिया 1979, द बर्निंग कैल्डन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद इनका योगदान है कि क्या क्या सिद्धांत या कौन कौन से कार्य इन्होंने समाज में किए थे। तो पहली बात देखिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में इन्होंने पुस्तक भी लिखी है सिविलाइजेशन की, और इसके ऊपर इन्होंने कार्य भी किया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया है, वांग्मय अध्ययन के बारे में बताया है, वैदिक संस्कृति की बात इन्होंने की है। अगला है प्रजाति और जाति के बारे में इन्होंने बताया है, विभिन्न प्रजातियों का इन्होंने अध्ययन किया है और उनके बारे में महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। फिर धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म को महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने धर्म पे भी अपने लेख लिखे हैं। फिर है जाति और नातेदारी व्यवस्था पर इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। जाति नातेदारी व्यवस्था के बारे में इन्होंने लिखा है, जाति की विशेषताएं इन्होंने बताई है, और आदिवासी अध्ययन इन्होंने किया है, विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने कार्य किया। फिर ग्रामीण नगरीकरण का अध्ययन किया, भारतीय साधुओं का अध्ययन किया, सामाजिक टेंशन्स जो होती है, तनाव, उसका अध्ययन किया, भारतीय वेशभूषा और संस्कृति का अध्ययन किया, संघर्ष और समन्वयता का समाजशास्त्र पर भी इन्होंने अध्ययन किया है। अब जो इसमें जो महत्वपूर्ण आ जाता है प्रजाति और जाति, इसके बारे में जीएस घुरिये का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसमें देखिए जो पुस्तक थी इनकी वो कौन सी लिखी थी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये इनकी महत्वपूर्ण किताब है, पूछ ली जाती है बहुत ज़्यादा। इसमें छह प्रकार की विशेषताएं बताई है किसी भी जाति की। जाति के बारे में इनका विस्तृत अध्ययन है और 6 विशेषताएं कौन सी बताई है। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। उन्होंने ये बताया है कि जाति क्या है, जाति है समाज का खंडात्मक विभाजन, विभिन्न भागों में बटी हुई है जिसकी वजह से समाज क्या हो गया, विभाजित हो गया है। तो इन्होंने जाति को खंडात्मक विभाजन की संज्ञा दी है। संस्तरण बताए हैं, संस्तरण का मतलब होता है ऊंची और नीची स्थिति, उच्चता और निम्नता की श्रेणी में बटी हुई है जाति। तो इस वजह से समाज क्या हो गया, समाज का खंडात्मक विभाजन पाया जाता है। फिर आ जाता है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जातियों में परस्पर जो आपसी मेलजोल होता है और आपस में भोजन खाना रहना, इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई मेल मिलाप करना, संपर्क करना, सहवास रखना नहीं करती है। साथ ही साथ किसी प्रकार का जो जीवने के काम होते हैं, खाना खाने के काम होते हैं, जैसे शादी विवाह होते हैं, उनमें जाकर के मिलना, खाना खाना, इन सब पर प्रतिबंध पाया जाता है इनमें। फिर आ जाता है नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार। कुछ महत्वपूर्ण विशेषाधिकार दिए हुए होते हैं किसी नागरिक को और उसको धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर कुछ बंदिशें होती है, कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषाधिकार होते हैं वो जाति में ही प्राप्त हो सकते हैं। फिर निश्चित व्यवसाय होता है हर एक जाति का। अगली जो विशेषता बताई इन्होंने निश्चित व्यवसाय बताई है कि हर एक जाति अपने कर्म के हिसाब से ही सभी जातियों के अपने कर्म जो होते हैं उसी के अनुसार जाति चलती है। तो जाति और कर्म अर्थात व्यवसाय साथ साथ चलते रहते हैं। फिर है विवाह संबंधों पर प्रतिबंध पाया जाता है। कोई भी जाति होगी उसमें पारस्परिक विवाह नहीं हो सकता है, अपनी ही जाति में अंतः विवाह ही पाया जाता है, बहिर्विवाह जाति में नहीं पाया जाता है, अंतरजातीय विवाह मान्य नहीं होता है।
फिर अगला आ जाता है डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी के बारे में भी जो समाजशास्त्र के विचारक हुए हैं, भारतीय समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी, वो भी महत्वपूर्ण है। इनके भी काफ़ी अच्छे कार्य रहे हैं। और जो भारत का अगर हम कहीं समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो डीपी मुखर्जी को पढ़ना भी अनिवार्य है हमारे लिए। तो इसमें देखिए पूरा नाम क्या है इनका, दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। जन्म 5 अक्टूबर 1894 को इनका जन्म हुआ था। बंगाली ब्राह्मण परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। और शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई थी। और इन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। फिर 1920 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर अर्थात एमए किया। स्नातकोत्तर की उपाधि लेकर के इंग्लैंड में जाकर के इन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया था। इंग्लैंड चले गए थे आगे पढ़ने के लिए। अब इनकी पुस्तकें देखिए, महत्वपूर्ण कृतित्व इनके रहे हैं। व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं लिखी है। आधुनिक भारतीय संस्कृति लिखी है। भारतीय युवकों की समस्याएं लिखी है। टैगोर का अध्ययन किताब लिखी है इन्होंने। भारतीय संगीत का परिचय पुस्तक लिखी है। भारतीय इतिहास पर एक अध्ययन लिखा है इन्होंने। विचार एवं प्रतिविचार 1946 में लिखी गई किताब है। और विविधताएं 1958 में लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद में इनका जो प्रमुख योगदान रहा है वो रहा है व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। फिर आता है आधुनिक भारतीय संस्कृति, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। फिर है परंपराओं की बात इन्होंने की। सबसे मोस्ट अध्ययन इनका परंपराओं का माना जाता है। आधुनिक परंपरा और जो प्राचीन परंपरा है उनके द्वंद्व की बात ये करते हैं। फिर समाजशास्त्र की प्रकृति और पद्धति की भी बात इन्होंने की थी। और नए मध्यम वर्ग की भूमिका को भी इन्होंने लिखा, उसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया था। भारतीय इतिहास की रचना की बात की और आधुनिकीकरण को समझाया। साथ ही साथ संगीत के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। तो ये महत्वपूर्ण इनका योगदान था। इसके बाद हम बात करते हैं परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन, परंपराओं का द्वंद्व। ये एक महत्वपूर्ण इनका लेखन कार्य रहा है जिसमें इन्होंने परंपरा और परिवर्तन की बात की है। जो समाज में विभिन्न परंपराएं पाई जाती है, वर्तमान में वो किस तरह से अस्तित्व में आई है, पहले कैसी थी, प्राचीन परंपराएं प्राचीन समाज में किस प्रकार से उदय हुई, फिर आते आते उन्होंने अपना रूप बदल लिया। फिर प्राचीन परंपरा और आधुनिक परंपराओं में द्वंद्व होने लगा और जो नवीन परंपराएं हैं वो एक परिवर्तित रूप से हमारे समक्ष आई और हमने उसको स्वीकार किया। तो समाज में जो परंपराओं का बदलता रूप है उसके बारे में इन्होंने डीपी मुखर्जी ने हमें अध्ययन करके बताया। फिर है आपके ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई जो है उनका पूरा नाम क्या है? अक्षय कुमार रमन लाल देसाई। और इनका जन्म कब हुआ था? 16 अप्रैल 1915 में गुजरात के नाडियाद कस्बे में नागर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था रमन लाल वसंत लाल देसाई, जो कि उच्च कोटि के क्या थे? साहित्यकार हुए थे। फिर इनकी स्कूली शिक्षा बड़ौदा विश्वविद्यालय से ही हुई थी। और इसके बाद में इनकी जो किताबें हैं वो देखिए, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946 की महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। इन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में इस पुस्तक में अच्छे से बताया था। भारत में जो आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए थे, उनके बारे में इन्होंने बात की थी। फिर है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म 1960 में इन्होंने ये लिखी थी। और फिर है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969 में लिखी गई इनकी पुस्तक। फिर है स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन डी पिल्लई के साथ में 1970 में लिखी हुई इनकी पुस्तक थी। फिर है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975 में लिखी थी। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979 में 79 में लिखी थी। फिर इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984 में लिखी। फिर एग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये 1986 में लिखी हुई एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। किसानों के बारे में काफी अध्ययन इन्होंने किया था, गांवों के बारे में अध्ययन किया, परिवारों के बारे में, राष्ट्र के आंदोलन के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब इसमें देखिए जो इनका योगदान रहा है वो भारत में गांवों का अध्ययन इन्होंने बहुत ज्यादा किया। फिर है भारतीय समाज का रूपांतरण, जो समाज बदल गया है, जो स्वतंत्रता से पूर्व जो समाज था, स्वतंत्रता के बाद में जो जो परिवर्तन समाज में आया उसका इन्होंने अध्ययन किया था, समाज का रूपांतरण। और भारतीय
राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद आया था, प्राचीन समय में क्या हुआ था, अंग्रेजों की कैसी नीतियां रही, जमींदारी व्यवस्था किस प्रकार की रही थी और फिर आगे चल करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना किस तरह से विकसित हुई थी। तो इसका इन्होंने अध्ययन किया था। किसान संघर्ष जो हुए थे, विभिन्न प्रकार के किसानों के, जमींदारों के जो संघर्ष रहे उनकी इन्होंने चर्चा की और राज्य और समाज में आए हुए परिवर्तनों की इन्होंने बात की। गंदी बस्तियों और उनका नगरीकरण, जो गंदी बस्तियां बनी हुई है, स्लम्स की बस्तियां बनी हुई है, उनमें जो नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण की वजह से जो नगरों का विकास हो रहा है, उन सब की इन्होंने बात की और उनकी समस्याओं के बारे में भी इन्होंने चर्चा की थी। और राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे स्वतंत्रता को लेकर के, उनके बारे में भी AR देसाई ने बात की थी। फिर उसके बाद में आता है AR देसाई का अन्य योगदान है तो राज्य। देखो, एक जो महत्वपूर्ण बात करते हैं वो अपनी पुस्तक भारतीय समाज में राज्य व समाज 1975 में राज्य की अवधारणा इन्होंने दी थी कि राज्य क्या है। देसाई मार्क्सवादी उपागम, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, मार्क्स से बहुत प्रभावित थे AR देसाई, इसलिए इनका उपागम कौन सा हुआ, मार्क्सवादी उपागम के विचारक रहे हैं ये। भारतीय राज्य को पूंजीवादी राज्य ये मानते थे, जैसा कि मार्क्स मानते थे भारतीय राज्य को पूंजीवादी राज्य, वैसा ही ये भी मानते थे। तो ये कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित थे। और राज्य भी एक वर्ग है, ये ऐसी बात करते थे कि भारत का राज्य क्या है, अपने आप में एक वर्ग है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात राज्य एक पूंजीवादी वर्ग की तरह हो गया है। स्वतंत्रता से पहले वर्ग पूंजीवादी वर्ग नहीं था राज्य, लेकिन जब स्वतंत्रता मिल गई तो भारतीय राज्य में पूंजीवादी मतलब अपने हितों को लेकर के अधिक से अधिक पूंजी कमाने का जो कार्य है होने लगा। तो कैसा राज्य बन गया भारतीय समाज, पूंजीवादी राज्य बन गया। फिर है पूंजीपतियों का हमदर्द है राज्य। राज्य के लिए वो ये कहते हैं कि जो भारत का राज्य है, भारत एक राज्य है, भारत एक वर्ग है, तो वो पूंजीपतियों की हमेशा सहायता करता है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए क्या है, ये पूंजीपतियों का हमदर्द है भारत का राज्य, ऐसा ये मानते हैं। अगले जो विचारक आते हैं MN श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म कब हुआ था, 16 नवंबर 1916 में मैसूर के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। अध्ययन विषय क्या था, मैसूर में विवाह और परिवार, ये इनका अध्ययन का विषय रहा था जब इन्होंने PhD की थी। फिर है मुंबई में विश्वविद्यालय में दक्षिणी भारत के कुर्ग लोगों के विषय में डॉक्टरेट की, PhD इस पे की थी। इसके अलावा अध्ययन का विषय ये भी इनका रहा था। तो कुर्ग लोगों पर इन्होंने अध्ययन किया था और PhD की उपाधि प्राप्त की थी। फिर 1952 में रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, इनकी एक पुस्तक है, ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1952 में। इसके बाद में हम इनकी पुस्तकें देखते हैं। देखिए, जो मैसूर में विवाह और परिवार 1942 में आई। फिर दक्षिण भारत के कुर्ग में धर्म व समाज 1952 में। भारतीय गांव 1955। आधुनिक भारत में जाति और अन्य लेख 1962 में आए। फिर आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन 1966 में। और द रिमेम्बर्ड विलेज 1976 में लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत सामाजिक संरचना 1980 में एक पुस्तक लिखी गई थी। फिर प्रभु जाति और अन्य लेख लिखे गए 1987 में। दी कोहिजिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन 1989 में लिखी गई पुस्तक। ऑन लिविंग इन अ रिवोल्यूशन एंड अदर एसेज 1972 में लिखी गई। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1996 में लिखी गई। इंडिया सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स 1976 में लिखी गई, 96 में लिखी गई पुस्तक थी। फिर है MN श्रीनिवास का योगदान देखिए। सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, ये सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ी भी है, फिर भी मैं बता देती हूँ। सामाजिक परिवर्तन के लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है, महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत बताए हैं, जिसमें पहला जो आ जाता है वो संस्कृतिकरण का आ जाता है। संस्कृतिकरण से तात्पर्य ये बताया था कि जो निम्न जातियां हैं वह उच्च जातियों के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाती है और कई पीढ़ियों तक ऐसा चलता रहता है। और आने वाले समय में क्या होता है, जो अन्य बराबर की जातियां हैं वो अपने आप में उनको उच्च दर्जा देने लग जाती है। तो उसको इन्होंने संस्कृतिकरण की संज्ञा दी थी, जो एक लंबी प्रक्रिया मानी गई थी।
फिर पश्चिमीकरण की बात करते हैं कि जो 150 सालों तक अंग्रेजों का शासन भारत पर रहा, भारत को उपनिवेश बनाकर अंग्रेजों ने रखा, तो इस दौरान भारत पर जो प्रभाव पड़ा, हमारे देश पर जो भी पाश्चात्य संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है वो पश्चिमीकरण के नाम से इन्होंने बताया। फिर ब्राह्मणीकरण की बात करते हैं कि जो ब्राह्मण जाति का जो प्रभाव रहा है, या फिर प्रबल जाति का भी अवधारणा इन्होंने दी है, तो प्रबल जाति का जो भी प्रभाव रहा है, ब्राह्मण जाति भी अपने आप में प्रबल जाति ही है, तो उसका जो प्रभाव अन्य जातियों पर पड़ा है तो वो ब्राह्मणीकरण के नाम से बताया। धर्म और समाज की इन्होंने बात की, गांव का अध्ययन किया, जाति का अध्ययन किया, प्रभु जाति, प्रबल जाति जो मैंने अभी बताया है, प्रभु जाति मतलब कोई भी जाति ऐसी हो जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से प्रबल हो, शक्ति संपन्न हो, तो वो प्रभु जाति कहलाती है। फिर है आधुनिक भारत का अध्ययन किया, विवाह और परिवारों के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से इनके ये अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। फिर अगले आ जाते हैं आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी भी भारतीय समाजशास्त्री है जिन्होंने भारत में काफी समाजशास्त्र में कार्य किया है, महत्वपूर्ण विचारक है। देखिए, राधा कमल मुखर्जी इनका पूरा नाम है। जन्म 7 सितंबर 1889 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर में बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन पर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, इस पर इन्होंने पीएचडी का कार्य किया था और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र व समाज शास्त्र विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कब किए गए थे? 1921 में। अब इनकी कृतियां देखिए। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916 में लिखी गई किताब थी। द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1926 में लिखी गई किताब थी। रीजनल सोशियोलॉजी 1926 में लिखी गई। फिर है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया 1927 में लिखी गई। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी 1928 में लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इसके बाद हम आ जाते हैं अगली किताब, फील्ड एंड फॉर्मर ऑफ ओथ 1929 में। द थ्री वेज द वेज ऑफ ट्रांसेंडलिस्ट रिलीजन एज ए सोशल नॉर्म 1929 में लिखी गई। सोशियोलॉजी ऑफ मैस्टिसिज्म 1931 में। रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938 में। मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940 में। इंडियन वर्किंग क्लास 1945 में लिखी गई किताबें रही है। ये महत्वपूर्ण पुस्तक रही है इनकी। इसके बाद में आ जाते हैं अगली किताब, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। वेरी मोस्ट किताब है ये पूछ ली जाती है तो आपको याद कर लेना है। इसके ऊपर पूरा इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज कब लिखी गई थी? 1949 में लिखी गई थी। इंटरकास्ट टेंशन 1951 में। ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी 1956 में। द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेज 1960 में। सोशल प्रोफाइल ऑफ ए मेट्रोपोलिस 1963 में लिखी गई। द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 1964 में लिखी गई। द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन 1964 में लिखी गई। द वेज ऑफ ह्यूमनिज्म ईस्ट एंड वेस्ट 1968 में लिखी हुई महत्वपूर्ण किताब इनकी रही है। अब इनका योगदान देखिए कि इन्होंने क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, क्या योगदान दिया है। जो पहली बात बताते हैं वो है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति पर इन्होंने कार्य किया है। समाज का सिद्धांत इन्होंने दिया है। सार्वभौमिक सभ्यता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक व्यवहार की बात इन्होंने की है। व्यक्तित्व, समाज और मूल्य महत्वपूर्ण है जो आपके डिटेल से भी आपको पढ़ना है। इसकी बात इन्होंने की है। समुदायों का समुदाय इन्होंने अध्ययन किया है और नगरीय सामाजिक समस्याओं की इन्होंने बात की है कि कौन कौन सी नगरों में महत्वपूर्ण समस्याएं होती है और सामाजिक पारिस्थितिकी के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है कि जो सामाजिक पारिस्थितिकी है वो क्या है, किस तरह से जो अन्य पर्यावरण की घटनाएं घटित होती है वो सामाजिक पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक मूल्य। आपके परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है सामाजिक मूल्य के बारे में कि ये क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। तो इसमें देखिए पुस्तक कौन सी थी अभी जो हमने डिस्कस किया था, वो था द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज, एक पहली पुस्तक जिसपे इन्होंने मूल्यों के बारे में लिखा है। दूसरी एक पुस्तक और है वो है डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ये दो किताबें इन्होंने लिखी थी और मूल्य के बारे में विस्तृत चर्चा की थी।
डॉक्टर मुखर्जी मूल्यों को क्या मानते हैं? समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त आकांक्षा और लक्ष्य को ये मूल्य मानते हैं। समाज में कोई भी जो मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं, उनको समाज में स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और समाज की खुद की इच्छा होती है तभी वो मूल्य बन पाते हैं। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती है। देखिए, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्य क्या होते हैं? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं या लक्ष्य होते हैं और इनको सीखा जाता है। समाज के जो सदस्य होते हैं उनका आंतरीकरण करते हैं, अर्थात सामाजिकरण करते हैं, सिखाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो भी सीखते हैं और सभी सदस्य उन मूल्यों को सीख जाते हैं। और कैसे सीखते हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, ये प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक और अभिलाषाएं बन जाती है, अर्थात ये सार्वभौमिक बन जाते हैं। इसको पूरा का पूरा समाज स्वीकार कर लेता है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं कि मूल्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए, सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं, बल्कि पूरा का पूरा समाज सामूहिक रूप से उनको मान्यता दे देता है। और मूल्य सामाजिक मापक होते हैं। समाज को मापने का एक तरीका होता है मूल्य। मूल्यों के द्वारा ही समाज की स्थिति को हम जान सकते हैं कि वो समाज विकसित है या अविकसित है। तो एक मापक का काम करते हैं और सामाजिक मूल्यों के बारे में एक मतता पाई जाती है। एक मत होते हैं, सभी लोग मिलकर करके एक राय रखते हैं, एक सोच रखते हैं, एक विचार रखते हैं, तभी मूल्य बन सकते हैं, अन्यथा सामाजिक मूल्य नहीं बन सकते हैं। और सामाजिक मूल्य के पीछे भावनाएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं होती है वो सामाजिक मूल्यों के पीछे जुड़ी हुई होती है। अच्छी भावना, बुरी भावना जो भी है, सब लोग एक होंगे, एकता होगी तभी सामाजिक मूल्य आएंगे और उनसे अपनी भावनाएं जुड़ जाएगी। और साथ ही साथ सामाजिक मूल्य गतिशील भी होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सीखे जाते हैं, उनका आंतरीकरण किया जाता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा उनको सीख लिया जाता है। तो इस प्रकार से मूल्य क्या होते हैं? मूल्य गतिशील होते हैं। फिर हम बात करते हैं सामाजिक मूल्य में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है सामाजिक मूल्यों में। सामाजिक मूल्य एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि वो कैसे होते हैं? बहुत सारे मूल्य होते हैं और वो सब समाज पर लागू होते हैं मापक के रूप में। और सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी मूल्य होंगे वो समाज के कल्याण के लिए होंगे, समाज को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होंगे। और समाज में उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए मूल्य होते हैं। अगर उनकी आवश्यकता नहीं होगी तो वो मूल्य अपने आप में समाप्त हो सकते हैं। सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। जो भी मूल्य होंगे वो सार्वभौमिक होंगे, अर्थात पूरे के पूरे समाज में लागू होंगे। सामाजिक मूल्य एक जगह नहीं होंगे, बल्कि पूरे के पूरे समाज में क्या होंगे? सार्वभौमिक रूप से ये मूल्य चलते जाएंगे। फिर हम देखते हैं इसके मूल्यों का उद्भव कैसे होता है, कैसे आए ये मूल्य, कहाँ से आए, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, विकास कहाँ से हुआ। तो देखिए, इसके 3 आधार इन्होंने बताए हैं। लक्ष्य, कोई भी मूल्य होता है उसमें एक लक्ष्य निर्धारित होता है, उसके बाद में कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मान्यताएं होती है, कुछ ना कुछ धारणाएं होती है। तो ये तीनों मिलकर के मूल्यों के विकास में सहायक होती है। फिर मूल्यों के सोपान या स्तर आते हैं कि किस किस स्तर पर आकर के मूल्य चलते हैं आगे। तो सबसे पहले एक भीड़ होती है जो किसी कार्य को करती है, पूरी भीड़ उसको मान लेती है। फिर उसके बाद में स्वार्थ समूह होते हैं, तो ये मूल्य स्वार्थ समूह तक चले जाते हैं। फिर समाज या समुदाय उसको मानने लग जाता है और अंत में सामूहिक लोग, सभी लोग मिलकर के उन मूल्यों को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो मूल्य बन जाते हैं। तो ये स्तर इन्होंने बताए हैं। अब प्रकार की बात करते हैं कि मूल्यों के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, ये 3 प्रकार के मूल्य होते हैं। तात्कालिक मूल्य, जो कि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होते हैं। तात्कालिक मतलब उसी समय हमें कोई आवश्यकता हमारे पास है और हमारे लिए कोई मूल्य उसी समय महत्वपूर्ण हो गया, तो तात्कालिक मूल्य हो जाता है। फिर विशिष्ट सामाजिक मूल्य होते हैं जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लाभों के लिए बनाए जाते हैं। और सार्वलौकिक मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न सार्वलौकिक मूल्य होते हैं, विभिन्न सार्वलौकिक घटनाओं से प्रभावित होते हैं। इसके बाद में अंतर्निहित मूल्य होते हैं। अंतर्निहित मूल्य में समाज, व्यक्ति के आंतरिक जीवन में ये शामिल होते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के अंदर अंतर्निहित मूल्य होते हैं। और फिर आदर्शात्मक मूल्य होते हैं जो किसी उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित
किए जाते हैं वो आदर्शात्मक मूल्य होते हैं। तो ये 5 प्रकार बताए हैं मूल्यों के विभिन्न प्रकार। तो इस प्रकार से हमारा जो 13वां अध्याय है, जो कि अंतिम अध्याय है हमारी इस पुस्तक का, वो आज समाप्त हुआ है और हमने पूरे अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी सभी कक्षाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इन सभी वीडियोस को नोट्स बनाइए, सुनिए, बार बार रिपीट कीजिए और शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, याद करते जाइए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे वीडियोस देख करके बहुत अच्छे से कोर्स समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं डॉक्टर हंसा शर्मा आज का ये अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।